नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे बड़ा बेस्ट मिशन था वो था डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमारे द्वारा किया गया। लगभग 200 सालों में एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस की वजह से जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर भी जो है इंक्रीज होता गया है। वो इंक्रीज अगर हम देखें तो पिछले 100 सालों में लगभग 8 डिग्री टेम्परेचर जो है पृथ्वी का बढ़ा है। अब उस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा ये हम अभी देखेंगे, अभी सुनेंगे। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो क्या है हम सभी जानते हैं, सभी लोग जो किया है या हमें भी कोई ऐसा अच्छा है जो आज तक सिर्फ पढ़ा हो परंतु कभी फील नहीं किया, सभी ने किया है। ओके, तो अगर नहीं किया है तो आज जो है आपको किसी भी कार में जाके बैठिए और शीट कवर लगा के बैठ जाइए, आधा घंटा बैठ जाइए, आपको मालूम चलेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो जस्ट लाइक है फ्रोस्ट कार, यूं मान के चलिए एक बंद टीन का डिब्बा है जिसमें से सनलाइट के थ्रू जो है टेम्परेचर तो उसका बढ़ रहा है परंतु वो टेम्परेचर बाहर रिलीज नहीं हो पा रहा। ड्यू टू दैट टेम्परेचर कार का बढ़ेगा और हमारे ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट आएंगे वो क्या क्या होंगे, चाहे आप स्वेटिंग के रूप में लो, थोड़ी देर में स्ट्रेस आएगी, इवन ब्लड प्रेशर को अप होगा, एक्सेट्रा, ये सब इम्पैक्ट आएंगे। वही जो है पृथ्वी के ऊपर हो रहा है। हमारे जो डिफॉरेस्टेशन है और सबसे बड़ा फैक्टर जो अप्रोक्स अगर हमने तो 65% जो फैक्टर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बढ़ रही है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? वनों की कटाई हो रही है और जो पादप जो CO2 को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ रही है। देन हमारा जो है इम्प्रॉपर जो मैनेजमेंट है, मैं कहूँ कि हम एग्रीकल्चर यूज में लेते हैं, एग्रीकल्चर में जो हम मैन्योर यूज में ले रहे हैं, जो फर्टिलाइजर यूज में ले रहे हैं, उन फर्टिलाइजर में कहीं ना कहीं मैथेन, कहीं ना कहीं नाइट्रिक एसिड वगैरह जो है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो है वो बढ़ रहे हैं। ये सभी जो है रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में। तो देयर आर मोस्टली 4 गैसेस। फर्स्ट हम अगर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्स 65%, 65%। अगर उस 65% में से भी अगर हम उसे डाइवर्जन करें तो डिफॉरेस्टेशन सबसे मेन है। उसके बाद हम जो है बायोफ्यूल जो यूज में ले रहे हैं, बायोफ्यूल का मतलब समझते हो ना, जो भी हम चाहे पेट्रोलियम लें, चाहे हम कोयला लें एक्सेट्रा, या हम जो है फूड को बर्न करें, इन सभी से जो है कहीं ना कहीं कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड, इवन जो हम वाहन चला रहे हैं बेतरतीब, जो हमारा फैक्ट्री जो चल रही हैं, उन सभी से CO2 इमिटेड हो रही है और CO2 जा रही है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा अगर हम देखें 16% लगभग मेथेन का पार्ट है। अब मेथेन कहाँ से आती है? मेथेन यदि हम लें तो एग्रीकल्चर, जो भी हमारे एग्रीकल्चर यूजेस हैं, इवन जो हमारा मैनेजमेंट है, जैसे जो वेस्ट है, डेब्रिज है, इनका जो मैनेजमेंट है वो तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है मेथेन भी एनवायरनमेंट में बढ़ रही है। तो 16% के करीब इसका आंकड़ा है। लगभग 7% के करीब हमारी आ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज हैं, प्लस जो हम फर्टिलाइजर्स यूज में ले रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे चिलिंग एजेंट, जो कोई भी फैक्ट्री है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो हम यूज में लेते हैं, वहाँ पर ये यूज लिए जाते हैं। इनकी वजह से इवन आप जो परफ्यूम जो यूज में लेते हो उस परफ्यूम में भी जो है इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इन सभी से धीरे धीरे 7% क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 से 1% जो वहाँ पर अमाउंट है जो इसके द्वारा बढ़ रही है। इवन जो हम कह रहे थे कि रेफ्रिजरेशन था, उससे काफी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिटेड हो रही है। बट 1980 में एक प्रयास किया गया, उसके बाद 1985 में एक समिट हुई। उस समिट के दौरान जो है इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने पे विचार किया जाना शुरू हुआ। तो 1980 के बाद जो रेफ्रिजरेशन वगैरह जो बन रहे हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो है कम हो चुकी है। इवन अगर हम देखें तो हमारे जो AC वगैरह जो आ रहे हैं उनसे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बहुत लेस अमाउंट जो है इमिटेड हो रही है। तो इस प्रकार से जो ये गैसें निकलती हैं, इनके द्वारा एक एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर अप्रोक्स 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की जो रेंज है वहाँ तक सर्वाइव करता है। तो उस रेंज में जो है एक लेयर बन जाती है और वो एक करती है जस्ट लाइक ब्लैंकेट, एक कंबल के रूप में, जो हीट को आपके अंदर जो हीट बनी हुई है उसे रोके रखती है, बाहर नहीं जाने देती।
सर्दी में क्या ब्लैंकेट का क्या काम होता है, जो आपके शरीर से निकल रही हीट है वो ब्लैंकेट के द्वारा कवर हो जाए। वही काम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो ब्लैंकेट फॉर्म जो हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर वो कर रहा है। उसमें होता क्या है कि सनलाइट के द्वारा जो कई सारी गैसेज तो अंदर आ जाती है, यानी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इस कारण जो है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कई सनलाइट को आपकी अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, और जो रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो भी जो आपके क्लोरोफ्लोरो या ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा एक ब्लैंकेट बन चुका है, उस ब्लैंकेट से टकरा करके वापस अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर रेगुलर बढ़ रहा है। तो ये तो रहा हमारी बेहतरीन जिंदगी के कारण, जो क्लोरोफ्लोरो गैसेज जो बढ़ रही हैं उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर का नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ये जो इसका इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर आएगा ग्लोबल वार्मिंग पे। अब ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो उससे क्या होने वाला है, एक बहुत ही रिसर्च फर्म है जो बताता है कि अगर नावेडे अगर आज के दिन अगर सारी जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो अगर पिघल जाएं इस टेम्परेचर से तो लगभग 230 फीट हम पानी में कवर्ड हो जाएंगे। तो आज जो सी लेवल है वो 230 फीट और बढ़ जाएगी। तो सोचिए डे बाय डे जो है ये लेवल बढ़ती जा रही है। आप अगर हमारे यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो सी कोस्टल रीजन है, जो सी कोस्टल एरिया है वो लगभग 3 से 9 इंच तक रेगुलर उनकी जो है हर साल बढ़ जाती है, 3 से 9 इंच तक इनका सी कोस्टल एरिया, और धीरे धीरे ये रेंज बढ़ती जा रही है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो धीरे धीरे जो है सी लेवल बढ़ेगी, और सी लेवल बढ़ने से क्या होगा आप सोचिए, जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगी तो हम दूसरी जगहों पर स्थानांतरित होंगे। कई सारे जो है जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगी तो पूरी की पूरी पोलराइजेशन वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा हुआ है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टेम्परेचर इम्बैलेंस होगा, रेनफॉल जो है वो इम्बैलेंस होगा, इवन कई सारी जो डाइवर्सिटीज है फ्लोरा और फ्लोरा की वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इन सबके पीछे रीजन क्या रहेगा, क्लोरोफ्लोरो और ग्रीन हाउस गैसेज और हमारी बेतरतीब जिंदगी। इन सबके लिए मैनेजमेंट के लिए जो है कई सारे प्रयास किए गए। अब वो प्रयास जो किए गए वो सबसे पहले अगर हम 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, इसमें एनिमे के एक और एक कैंसले है, कैंसले नहीं कैंसले बोल रहा हूँ, और एक फॉर्मर, जब 2-3 साइंटिस्टों ने काफी वर्क किया। उसके बाद मालूम चला 1980 में सबसे पहले मालूम चला कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर आर्कटिक रीजन में जो है होल हो चुका है। अब होल का मतलब ये नहीं जिसे हम छेद कहें, वो होल काफी बड़ी कैटेगरी का। 1985 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तब जाकर के कहीं इसके ऊपर वर्क होने लगा, और 2-3 ऐसी समिट्स हुई जिनमें स्कॉटलैंड की समिट भी है, एक फ्रांस की है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी समिट हुई थी 1984 1992 में स्कॉटलैंड समिट हुई। परंतु सबसे बड़े जो डिसीजन लिए गए वो 1997 जो कि आपकी क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। तो क्योटो जो जापान का एक शहर है वहाँ पर ये समिट हुई, और वहाँ पर जो है सभी जो वरियस वर्कर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो है धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है और इसके अलावा CO2 जो एमिशन है उसकी मात्रा को रिड्यूस करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, सब कुछ जो बेटा दारोमदार आ जाता है वो डेवलप और जो डेवलपमेंट जो कंट्री है उनके ऊपर आ गए। अब धीरे धीरे जो सभी ने डिसाइड तो किया कि उसका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो है धीरे धीरे कम करेंगे। परंतु भारत ही नहीं पूरे विश्व में एनवायरनमेंट के ऊपर जितनी भी चर्चाएं हुई है, चाहे कोपेनहेगन में 2009 में हुई हो या उससे पहले हुई हो, जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो सारी की सारी चर्चाएं सिर्फ किताबों तक में रह जाती हैं, तो चाहे नाश्ते तक में रह जाती है, इसके अलावा कोई नहीं करता। ओके, तो ये जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो जनरल जो है इसे कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है वो आपको बताएं कि वो कोई रास्ता नहीं है पब्लिक अवेयरनेस। और पब्लिक अवेयरनेस कहाँ से आएगी,
वो हमें खुद को और हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनमें हम ट्रांसफर करें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं मोस्टली जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो कम से कम इस मैसेज को कन्वे करें। मैं नहीं कहता कि हर 100 में से 100 आदमी जो समझदार होंगे और 100 में से 2 भी समझदार हुए तो 2% तो कम होगा, वो बहुत है। तो इस तरह से जो कुछ पब्लिक अवेयरनेस, मीडिया पब्लिसिटी, इवन हमारे जो बेतरतीब जो जिंदगी में बता रहा था कि हमें जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, प्लस प्लास्टिक यूज, क्योंकि हम माने या ना माने, आप जो एक बोतल प्लास्टिक लेते हो पानी की बोतल, उस एक बोतल को बनाने में भी लगभग 3 लीटर पानी खर्च हो जाता है। तो अगर हम प्लास्टिक का कंट्रोल यूज लें तो कहीं ना कहीं हम इस नाइट्रोजन और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम रोक सकते हैं। दूसरा यदि हम देखें बायोफ्यूल कंट्रोल यूज में, अब यानी बायोफ्यूल जो यूज में आ रहे हैं हमें ऐसे रिसोर्सेज अप्लाई करने होंगे जैसे सोलर, जैसे हमने कहा कि मरीन एनर्जी का हम उपयोग में लेते हैं, जो वे एनर्जी होती है यानी पूरी वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका हम उपयोग है ताकि जो बायोफ्यूल है उसका कंबशन कम हो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कम निकले। इसके अलावा मैं एक और कहना चाहूँगा बायोफ्यूल के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो जो है हमें यूज में लेने होंगे। अदरवाइज एक पर्सन एक कार्ड लेके आ रहा है थोड़ी दूरी के लिए, और जिसे हम कहते हैं कि अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो खाली गाड़ी है तो कम से कम 1-2 जो जान पहचान वाले में दिखा के दे दें, या फिर आप मैनेज करके आए कि हमें आज इस जगह जाना है तो 4 या 5 लोग एक कार लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ही कंबशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही कम रिलीज होगी। अदरवाइज धीरे धीरे वापस हम उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पर हमारा सत्यानाश होना निश्चित है। सबसे बड़ा दुश्मन आज के टाइम का अगर मैं कहूँ तो वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इन द सेंस, आज आप कहीं खाना भी खाने जाएंगे मैगडी पे तो सिर्फ 2 मिनट का वहां से वहां तक उठाने में लगता है, उसके पीछे जो है कितना कार्डबोर्ड यूज में लेता है आपकी सप्लाई करने के लिए, किसी चीज को सजाने के लिए, किसी चीज की पैकेजिंग के लिए जो यूज होती है उनमें सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज में होते हैं मोस्टली। अगर हम उस पैकेजिंग को कंट्रोल कर पाए तो अपने आप ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड और वेपर, ये सारी जो है कंट्रोल होंगी। जब ये कंट्रोल होंगी तो अपने आप ही जो है आपका टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू होगा। और अगर हमने ये शुरू नहीं किया तो बायोडाइवर्सिटी को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं RRR, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। तो रिड्यूस हम क्या क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम, बायोफ्यूल, इन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं इनकी मात्रा को। रीयूज जो भी आपके काम में आ रहा है उसे हम इस तरह की मैनेजमेंट करें कि वो चीजें दोबारा कई बार यूज ली जा सके। प्लस एक और हम कहते हैं रीयूज या रिसाइकल, और दूसरा लास्ट वाला तो यहाँ पर इन ट्रिपल R फॉर्मूला पे यदि हम वर्क करें तो हमारे पृथ्वी का जो है टेम्परेचर मेंटेन होगा। अगर वह टेम्परेचर मेंटेन होगा तो हमें जो है हो सकता है कि पृथ्वी थोड़ी और ज़्यादा चाहिए। अगर आपको ना लगे तो आप आज इस एनवायरनमेंट में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो फ्रेम में बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि गर्मी हमें लग रही है, रूम टेम्परेचर, और उस रूम टेम्परेचर में भी हम परेशान हो रहे हैं। अगर 8 का टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता गया तो सोचिए कितनी बीमारियां होंगी। इवन प्लांट्स जो है वो नष्ट हो जाएंगे, पूरा एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेज जो है उन्हें हम कंट्रोल करें, हमारी तरफ से भी वो कंट्रोल हो और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू भी वो कंट्रोल हो। आप और कुछ नहीं, आप अपने छोटे भाई बहनों को ही अगर ये मैसेज कन्वे करेंगे तो क्या पता वो जब बड़े हों तो उन्हें 10 चीजों में सिर्फ 2 चीज ही याद रह जाए, इतना ही काफी, सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं। ओके, थैंक यू।